अब हम पढ़ने जा रहे हैं आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, तो आइडियल सोल्यूशन पहले तो जान लेते हैं आइडियल सोल्यूशन कहते हैं किसे हैं। जो रूट लॉ को ओबे करता है, जो रूट लॉ को फॉलो करता है। जैसे आइडियल गैस किसे कहते थे, जो मतलब कि जो बाकी इसके लॉ हैं, जैसे ब्रोगली लॉ था, गैलिसिक लॉ था, जो चीज़ उनको फॉलो कर रही है, जो वो उन सब लॉ को फॉलो करे, उसी लॉ को हम कहते थे आइडियल गैस सोल्यूशन लॉ। ठीक है, वैसे ही आइडियल सोल्यूशन किसे कहते हैं, जो रूट लॉ को फॉलो करे। ठीक है, जिसमें चेंज इन एंथैल्पी ज़ीरो हो और चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो हो। ठीक है, मतलब कि ए बी इंटरेक्शन इज नियरली इक्वल टू ए एंड बी इंटरेक्शन। ठीक है, मतलब ये कोई सोल्यूशन है हमारे पास, ये किससे बना है, ए और बी के मिक्सअप से बना है। तो देखो ए ये हो गया, ये जितना इसमें इंटरेक्शन हो रहा है ना, इसका खुद का बी के और ए के, जितना इसका खुद का हो रहा है वैसे ही यहाँ पे भी उतना ही हो रहा है। ठीक है, मतलब इसके इक्वल हो रहा है, जितना ये हो रहा है जितना इंटरेक्शन अकेले ये कर रहा था उतना इंटरेक्शन वो सोल्यूशन बनाने के बाद भी कर रहा है आपस में। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला, ए बी इंटरेक्शन इज नियरली इक्वल टू ए एंड बी इंटरेक्शन। इट ओबे, ये पढ़ लिया, इट ओबे रूट लॉ को ये ओबे करता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और इसमें चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है, ज़ीरो होती है, एंड चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ आइडियल सोल्यूशन की, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ये आइडियल सोल्यूशन है। अगर हम आइडियल सोल्यूशन को अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखें तो उसके एग्जांपल्स क्या होंगे, देखो एनहेक्सेन, एनहेप्टेन। ठीक है, एनहेक्सेन एनहेप्टेन ये हो गया। ठीक है, दूसरा देखें तो हो जाएगा हमारे पास ClCl4 एंड SiCl4। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल लें तो हम और क्या ले सकते हैं, हाँ एक और एग्जाम्पल है बेंजेन एंड ट्रूलेन। ठीक है, तो देखो आप ये देखो एनहेक्सेन और एनहेप्टेन में देख रहे हो आप, इसका इंट्रैक्शन खुद मैं इमेजिन करके देख सकते हो कैसा होगा, हेप्टेन और हेक्सेन में। ठीक है, और क्या बन रहा है, एन सिमिलैरिटी आ रही है दोनों के इंट्रैक्शन में, तो वही चीज़ हमें इंट्रैक्शन से पता चल सकता है कि हाँ ये कौन सा सोल्यूशन है, आइडियल है नॉन आइडियल है। ठीक है, ये हमने बात कर ली किसकी, आइडियल सोल्यूशन की। ठीक है, अब अभी हमने पढ़ा था कि आइडियल सोल्यूशन वो होता है जो रूल लॉ को फॉलो करते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जो रूट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि ये देखो, ये रूट लॉ का ग्राफ है, इसको रुक जाओ मैं दोबारा से बना देती हूँ। ठीक है, ये रूट लॉ का ग्राफ होता है। ठीक है, ये रूट लॉ का ग्राफ होता है, ये पी होता है, यहाँ पे PA होता है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे PV होता है, यहाँ पे PA होता है। ठीक है, ये अभी हमने ग्राफ पढ़ा था। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, वहाँ पे पॉजिटिवली डेरिवेटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन किसे कहते हैं, जिसको ये फॉलो करके नहीं जाना, इसके ऊपर से फॉलो करके को जाना। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो कि ये ग्राफ है, ये रास्ता है। ठीक है, अब मम्मा बोल रही है कि सीधे यहाँ से जाओ मार्केट, मार्केट से सब्जी लेके घर पे आओ। ठीक है, नहीं, आपने क्या किया, आप यहाँ इसको नहीं गए, आपने मम्मी की बात का फॉलो नहीं किया, आप यहाँ से अपने घर से निकले, आप फ्रेंड के घर के रास्ते से होते हुए लंबा सा बिल्कुल पहुँच गए, तब जाके आपने सब्जी ली, तब जाके आप वापस आए। ठीक है, तो मतलब आप जो मम्मी की बात को कहेगा नहीं मान रहे हो, मतलब जो रूट लॉ हमें बताता है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, वो नहीं फॉलो कर रहा है, वो कुछ अपना ही मन का करता है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेरिवेटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, केस 1 देखो, इसमें अलग अलग वो होता है, देखो सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेरिवेटेड फ्रॉम रूट लॉ, इसमें ए बी इंटरेक्शन इज वीकर देन ए एंड बी इंटरेक्शन। ठीक है, इसमें जो इंटरेक्शन होता है ए और बी का, वो किससे वीकर होता है, ए वाले से और बी वाले से। ये जो ऐसे कर रहे होते हैं इनकी सोल्यूशन बनता है। इसमें ये जो अकेले ये कर रहे होते हैं ना, इसका जो ये जो होता है ना, ये वाला इंटरेक्शन वीकर होता है इसके कंपैरिजन से,
इनका इंटरेक्शन जो होता है वो सिंगल सिंगल बॉन्ड से कंपैरिजन से वीकर होता है, मतलब ए बी इंटरेक्शन इज वीकर देन ए एंड बी बी इंटरेक्शन। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा था, पी वी इक्वल्स टू पी वी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ पी ए। ठीक है, तो टोटल हमारे पास क्या आ गया, पी टी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ पी ए इंटू एक्स बी प्लस पी वी इंटू एक्स बी। ठीक है, यहाँ पे एक्स है बच्चों, ठीक है, गलती से बाय मिस्टेकली बन गया होगा, पर यहाँ पे एक्स ए है। ठीक है, कि इतना तो कॉमन सा, अभी हम रूट लॉ पढ़ के आ रहे हैं उसको। ठीक है, ये हो गया, दे डू नॉट ओवे रूट लॉ। ठीक है, ये रूट लॉ को ओवे नहीं करते हैं, इसलिए इनकी जो चेंज इन एंथैल्पी होती है वो ऐसी होती है, और चेंज इन वॉल्यूम होता है वो ऐसे देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि जो आइडियल सोल्यूशन में क्या था, वो इक्वल टू ज़ीरो है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, ये किसकी बात थी, पॉजिटिव डेरिवेटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन की। ठीक है, अब हम निगेटिव डेरिवेटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ेंगे। तो अभी हमने पॉजिटिव में पढ़ा था कि उस ऐसी लाइन है तो वो इसको फॉलो नहीं करता, इस लॉ को फॉलो नहीं करता, वो अपने आप ऊपर से, इसके ऊपर से दूसरी लाइन कर्व बना के फॉलो करता है। निगेटिव में क्या होगा, ये नीचे से फॉलो करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव ये हो गया, निगेटिव ये हो गया। तो ठीक है, ए बी इंटरेक्शन आर मच स्ट्रॉन्गर देन ए बी। उसमें क्या था कि इनके दोनों का इंटरेक्शन क्या था, वीक था। ठीक है, इसमें क्या है, इन दोनों का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो टोटल प्रेशर होता है वो इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी वी। ठीक है, दे डू नॉट ओबे रूट लॉ, ये अभी हमें पता है, क्योंकि नॉन आइडियल जितने भी सोल्यूशन हैं वो रूट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉन एंड एक्टोन, ठीक है, क्लोरोफॉन बेंजीन। ठीक है, इसकी चेंज इन एंथैल्पी आप देख रहे हो ऐसी होती है। ठीक है, ये किसके बारे में बात कर ली, निगेटिव डेरिवेटेड नॉन आइडियल्स। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप दोबारा से वीडियो को रोको, दोबारा से बैक में जाओ, फिर से देखो, नोट करो एक एक पॉइंट को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, क्योंकि मेरी हैंडमेड नोट्स हैं, आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। ठीक है, ठीक है, ये था किसकी बात होगी, हमने दो केसेस पढ़ लिए, पॉजिटिव और निगेटिव का। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ेंगे सोल्यूशन की एक और प्रॉपर्टी को, जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज आर एल पी वी इन केस ऑफ नॉन वोटाइल सोल्यूट्स में। ठीक है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक प्रॉपर्टी की एक सोल्यूशन की प्रॉपर्टी को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नेम है RLBP। इसकी फुल फॉर्म क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, किसके केस में, नॉन वर्टाइल के। वर्टाइल के तो हम पहले पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ेंगे, नॉन वर्टाइल के। ठीक है, तो सपोज ए सॉल्वेंट है हमारे पास, बी सोल्यूट है। ठीक है, ए हमारे पास कोई सा सॉल्वेंट है और बी क्या है हमारे पास, सल्यूट है। सल्यूट क्या है हमारे पास, मोटाइल है। तो सल्यूट मोटाइल है, तो इसमें जो प्रेशर, इसकी जो प्योर फॉर्म होगी वो ज़ीरो होगी, क्योंकि वो लिक्विड से डायरेक्ट वेपर फेज में आ जाएगी विदाउट एनी प्रेशर। ठीक है, उस पर कोई प्रेशर नहीं लगाएंगे, फिर भी वो लिक्विड से अपनी गैसेस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में चली जाएगी, इसलिए उसका जो प्योर फॉर्म वाला वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें रूट लॉ लगाएंगे। देखो रूट लॉ कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम आगे की चीज़ें पढ़ पा रहे हैं। अगर रूट लॉ नहीं समझ में आया, हमें अगर नहीं समझ में आया, तो हम आगे की प्रॉपर्टीज़ को भी नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हेनरीज लॉ। ठीक है, इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं, और रूट लॉ से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, नीट में, जी में, मेन में, एडवांस में। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं रूट लॉ से। ठीक है, अब हमने पढ़ा था टोटल प्रेशर ये होता है हमारा। ठीक है, तो पी टी इक्वल्स टू, जब इसे पी वी एक्स बी क्या हो जाएगा, ज़ीरो है, तो हमारे पास पी टी इक्वल्स टू पी ए एक्स ए रह जाएगा। ठीक है, तो एक्स ए ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग हो गया। ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज पी ए प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, प्योर लिक्विड ऑफ ए क्या हो जाएगा, माइनस टोटल प्रेशर। ठीक है, और हमें पता है कि अभी कुछ देर पहले पढ़ा था रूट लॉ में, हमें पता है कि एक्स से
और एक्स बी 1 होता है, अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें इस वाले की तो हम एक्स बी को इधर रखेंगे तो ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। देखो कुछ न्यू नहीं कर रहे हैं, बस उसी चीज़ को घुमा फिरा के उसी का यूज़ करे जा रहे हैं ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। इसलिए रूट लॉ अगर नहीं समझ में आया तो लिख के 10 बार प्रैक्टिस करो, बट उसको समझो, उसका ग्राफ समझो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम ऐसे करेंगे। अब हमें पास x1 माइनस एक्स बी हो गया। ठीक है, तो पी एक्स बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, क्या आएगी? पी ए प्योर फॉर्म ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड ए। ठीक है, माइनस पी टी टोटल प्रेशर अपॉन प्योर फॉर्म ऑफ ए। ठीक है, ये हमारे पास एक्स बी की वैल्यू आ गई, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ नॉन वोटाइल सॉल्यूट्स। ठीक है, देखो हमने दो सॉल्वेंट दो चीज़ें ली थी। एक को हमने सॉल्वेंट माना था, बी को हमने सल्यूट माना था। ठीक है, सल्यूट क्या था? हमारा वोटाइल था, इसलिए उसकी पीवी जो प्योर फॉर्म थी वो 0 हो गई, क्योंकि उस पर विदाउट एनी प्रेशर वो लिक्विड से वेपर फेज में चेंज हो जा रही है। ठीक है, इसके बाद हमने रूट लॉ लगाया। रूट लॉ जो हम पे पढ़ा था, जो इक्वेशंस, वही चीज़ यहाँ पे पुट करी हमने। पीवी और एक्स बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि इसमें पीवी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वो एक वोटाइल है। ठीक है, वोटाइल सोल्यूशन है, इस वजह से। ठीक है, और फिर हमें पता था एक्स ए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी होता है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, उसके बाद पुट करेंगे हम उसकी वैल्यूज़ जो हमने निकाली थी। उसके बाद पुट करने के बाद हमारे पास एक और इक्वेशन आएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? RLBP। ये इक्वेशंस, ये डेविएशंस इंपॉर्टेंट हैं। आपको सिर्फ ऐसे दे दिया जाए कि डिफाइन रिलेटिव लेयरिंग, ईजी बहुत है। देखो सिर्फ कुछ नहीं यूज़ किया, जो हमने रूट लॉ पढ़ा था वही घुमा फिरा के वही यूज़ किया। अभी पीछे भी वही यूज़ किया था हमने, आगे भी यही यूज़ किया। इसलिए रूट लॉ कितना इंपॉर्टेंट आप खुद देख सकते हो। ठीक है, नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हमने रूट लॉ पढ़ लिया, नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ लिया, आइडियल सोल्यूशन पढ़ लिया, और फिर RLBP पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ 4 टाइप की होती है, वो हम देखेंगे कौन कौन सी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हम पढ़ चुके हैं, RLBP जिसे कहते हैं, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आती है। बट व्हाट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? फर्स्टली वी हैव टू नो दिस। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। ठीक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वर्टाइल सोल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, अगर किसी भी सोल्यूशन में सोल्यूट के नंबर ज़्यादा हैं, मतलब n, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, अगर n ज़्यादा है तो उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर n कम है तो उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी? कम होगी। देखो इतनी लैंग्वेज हमने पढ़ी, कंफ्यूज हो गए, बट इतना देख के हमें समझ में आ गया कि क्या होता है। इसीलिए इसकी छोटी छोटी ट्रिक बनानी चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम्स में तुरंत रिमेंबर कर सकें। इसे पूरा डेफिनेशन तो रिमेंबर नहीं कर पाएंगे, पर हम अगर हमें ये चीज़ हमें याद होगी, ठीक है, इससे रिलेटेड अब ये चीज़ हमें याद होगी तो हम तुरंत खुद से डेफिनेशन बना के लिख सकते हैं कि हाँ ये होता है। इसीलिए मैं इतनी छोटी छोटी ट्रिक्स भी बता रही हूँ कि कैसे करना है इसको। दैट इज़ इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि जितना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सिर्फ इतना लिख सकते हो। ठीक है, पर कैसा? वोटाइल, नॉन वोटाइल, ये इंपॉर्टेंट है ना। क्या है ये? नॉन वोटाइल सोल्यूट के बारे में बात हो रही है। वोलेटाइल में तो हम गिन ही नहीं पाएंगे, वो तो लिक्विड से वेपर फेज में तुरंत गायब हो जाएगी, इसलिए हम उसमें नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए ये चीज़ याद रही, ये मेंशन करना ज़रूरी है, नॉन वोटाइल और वोटाइल। ठीक है, इसकी इसीलिए लैंग्वेज को एक बार ज़रूर पढ़ लेना।
ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वर्टाइल सल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड आर इंडिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इजी लैंग्वेज में CP is directly proportional to NP. Colligative property is directly proportional to number of solute particles in a non-volatile solute and independent of the nature of solution. ठीक है, ये हमें पता चल गई। अब कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती हैं। RLBP ये भी हम पढ़ चुके हैं, रूट लॉ हमने लगाया था, उससे एक न्यू इक्वेशन मिली थी हमें। क्या मिली थी? XB इक्वल्स टू, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A दैट इज PA, प्योर फॉर्म ऑफ A, लिक्विड प्योर लिक्विड, ठीक है, माइनस PT टोटल प्रेशर अपॉन PA। ठीक है, ये अभी हमने निकाला था कि ये किसकी इक्वेशन थी? RLBP की ना। 3 चीज़ें हमें और पढ़नी है। इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मेटिक प्रेशर। ये चीज़ अभी हमने पढ़नी है। ये अभी 3 प्रॉपर्टीज़ हमें और पढ़नी है, उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से पढ़ते हैं। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, अभी हमने पढ़ लिया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि CP इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, मतलब कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अब हम इसके बाद प्रॉपर्टीज़ के बारे में अभी पढ़ा था कि 4 टाइप की होती है। फर्स्ट RLBP, सेकेंड क्या? इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, मतलब कि एक टेम्परेचर एट विच द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब कि एक टाइम ऐसा आ जाता है जब जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके इक्वल आ जाता है? एक्सटर्नल प्रेशर के। तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है? एक्सटर्नल प्रेशर मतलब प्रेशर इक्वल्स टू 1 ATM के इक्वल आ जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर के। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ ए वॉलेटाइल सल्यूट द वेपर प्रेशर सॉल्वेंट डिक्रीजेज। जब हम वॉलेटाइल सल्यूट है ना, हाँ, सल्यूट को ऐड करते हैं तब हमारा क्या हो जाता है? जो वेपर प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। अगर हम इसको ऐड नहीं करेंगे तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। अगर हम इसको वोटाइल सल्यूट को ऐड कर देते हैं तो हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब हम इसका एक ग्राफ देख के समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, ये टेम्परेचर है, ये VP प्रेशर है। ठीक है, टेम्परेचर इधर को है, VP प्रेशर इधर को है। एक ये टाइम है जहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर जो टेम्परेचर जो लिक्विड वेपर प्रेशर जो होता है वो उसके इक्वल आ जाता है ATM के। तो ATM यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो मान लो सॉल्वेंट है ये। ठीक है, ये जो सॉल्वेंट है वो इस टेम्परेचर, हम इसको कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे एक ऐसे टेम्परेचर पे आएगा कि यहाँ पे ये ऐसे बढ़ता जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे ये जो है ना वो ATM के इक्वल हो जाएगा। बस उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जब ये तो किसकी बात थी? सॉल्वेंट की बात थी। अब हम सॉल्यूशन को उसमें ऐड कर, जब हम उसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन बनाने से सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट डिक्रीज कर जाएगा उसका प्रेशर, तो ये उससे कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो उसके हिसाब से जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वेपर प्रेशर का जो वो होता है, प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एक्सटर्नल प्रेशर यानी 1 ATM के इक्वल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा हमारे पास? डेल्टा TV, मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, सॉल्वेंट में ये ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सोल्यूशन। क्योंकि ये सोल्यूशन को जब सोल्यूशन का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि सोल्यूशन को मैं ऐड, उसमें जब सॉल्वेंट है, ठीक है, उसमें हम वॉलेटाइल सल्यूट को ऐड करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन बन के आएगा जो सॉल्वेंट वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो आई होप ग्राफ से आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके ये भी है, देखो, डेल्टा TV इज इक्वल
प्रोपोर्शनल टू m। ठीक है, ठीक है। और टी भी यहाँ, और यहाँ पे जब हम इसका साइन हटाएंगे तो हमारे पास के भी आएगा। के भी क्या कहते हैं, इवल्यूस्कोपिक इवल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। इसका थोड़ा नेम अजीब है, आप खुद देख लेना। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, क्योंकि ये टेम्परेचर की बात कर रहे हो तो केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, ये एम क्या है, मोलैलिटी। अभी हमने डिनोट किया था ना एम से, उसके क्या है मोलैलिटी, तो मोल हो गया इसका साइन। ठीक है, और के भी क्या है, इन केजी। टी क्या है, टेम्परेचर। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, केल्विन केजी पर मोल। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारे पास। ये था हमारा क्या था, इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई होप को समझ में आया होगा। आप ग्राफ से समझोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा आपको समझने में। देखो एक क्या होता है इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देखो ये कोई पॉइंट है। ठीक है, ये कोई भी चीज़ है हमारे पास, सॉल्वेंट है एक। ठीक है, उसको हम टेम्परेचर्स का बढ़ाते गए। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो वीपी प्रेशर बढ़ाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर मतलब 1 atm के बराबर हो जाएगा। उस पॉइंट को क्या देंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट, जहाँ से वो अपनी फेस को चेंज करना शुरू कर देगा लिक्विड से वेपर में। ठीक है, ठीक है, ये तो रही थी हमारे सॉल्वेंट की बात। अब हम आएंगे सोल्यूशन पे। सोल्यूशन हमें पता है दो कंपोनेंट से बन के मिलता है, दो मिलके बनता है कंपोनेंट से। देखो वॉलेटाइल सोल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो उसका वीपी प्रेशर कम हो जाएगा। वीपी प्रेशर कम होने का मतलब वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा, जब हम उसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारे पास एक टाइम ऐसा आएगा जब ये 1 atm हो जाएगा। जब वो प्रेशर हमारे पास निकल के आएगा सोल्यूशन का तो उसको क्या बोलेंगे हम, टीबी। ठीक है, ये था हमारा एवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, ना अब हम पढ़ेंगे दूसरी प्रॉपर्टी, वो है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि जब एक सॉलिड से वो जब एक लिक्विड से जब वो सॉलिड स्टेट को कैप्चर करने लगता है, मतलब कि वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री। 0 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब कि उसमें एट द 0 डिग्री टेम्परेचर, वो क्या हो जाएगा, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, और जिस स्पीड से वो लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट होगा उसी स्पीड से वो लिक्विड टू सॉलिड टू लिक्विड में भी कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। ठीक है, एम क्या है हमें पता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में टी बी था, फ्रीजिंग पॉइंट में टी एफ होगा। ठीक है, तो ऐसे हम जैसे हमने ऊपर वाला किया था ना, वैसे ये भी कर लेंगे। टी एफ इक्वल्स अपॉन एम हो जाएगा, क्योंकि इसका ये जो के एफ क्या है, ये इसका कांस्टेंट है। जो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो हमें एक कांस्टेंट मिला, वो क्या कहता है, के एफ। जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट में हमें क्या मिला था, के बी। ठीक है, इसकी एन ऐसा यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, ये था हमारा क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब जिस स्पीड जो पॉइंट, मतलब कि एट, देखो ये कोई, ठीक है, ये टेम्परेचर है, ये वेपर प्रेशर है। ठीक है, वेपर प्रेशर अब हम करते जा रहे हैं। देखो ये कोई लिक्विड है, हमारे पास लिक्विड है, वो कम होता जा रहा है, होता जा रहा है। एक स्टेट आएगी वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, वो लिक्विड में होगा ही नहीं, सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो मान लो यहाँ पे अगर 0 डिग्री उसका वो है, ठीक है, 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया उसका। ठीक है, तो 0 डिग्री क्या हो गया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री, वैसे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री। एट 0 डिग्री वो अपनी फेजेस को चेंज करने लगेगा, वो अपनी स्टेट को चेंज कर देगा। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ेंगे द लास्ट टॉपिक, दैट इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस क्या होता है, द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, पहले तो ये पढ़ लेते हैं। लिखा है, व्हेन अ प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स सोल्यूशन विद अ नॉन वोटाइल सोल्यूट आर सेपरेटेड विद अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, किससे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देन द सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू द सोल्यूशन साइड। ठीक है, देखो हमारे पास दो हैं। ठीक है, एक सॉल्वेंट है, दोनों सॉल्वेंट है। ठीक है, उसके बीच में एक पर ये क्या है, मेम्ब्रेन लगी हुई है। कैसी है ये, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम पर। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास है। ठीक है, इसके अंदर सॉल्वेंट भरा हुआ है, सॉल्वेंट भरा हुआ है। ठीक है, ये सॉल्वेंट जो है वो इधर से इधर को फ्लो होगा, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। ठीक है,
ना हम दूसरा सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है, इधर हमारे पास सॉल्वेंट है, बीच में हमने मेम्ब्रेन लगा दी, इधर हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है। तो सोल्यूशन बीच में से, तो ये क्या होगा, जो सॉल्वेंट होगा वो अपनी जगह से सॉल्यूशन के उसमें जाने की कोशिश करेगा, उसकी तरफ फ्लो होगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो, द नेचुरल फ्लो ऑफ water from high concentration to लो कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। तो नेचुरली जो फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि थ्रू HC, मतलब कि थ्रू सॉल्वेंट क्या हो गया हमारा हाई कॉन्सेंट्रेशन, सोल्यूशन क्या होगा लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन जो पानी का फ्लो हो रहा है नेचुरली, मतलब मेम्ब्रेन लगी है उसके बाद भी फ्लो होता जा रहा है उसकी डायरेक्शन में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। और सॉल्वेंट चाहता है फ्लो होना, ठीक है। ये जो सॉल्वेंट है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाना, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो हो रहा है, पर हम प्रेशर लगा के इसको स्टॉप कर देते हैं, मतलब हमने इसके ऊपर सॉल्वेंट के ऊपर प्रेशर लगा दिया ताकि ये सॉल्यूशन की तरफ ना जा पाए। जो प्रेशर लगाते हैं उस प्रेशर को क्या बोलते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, इजी लैंग्वेज में नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जैसे ये हम देख रहे हैं, ठीक है। अगर और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कहते हैं कि जब हम सॉल्वेंट है हमारे पास और हम इसके ऊपर प्रेशर लगा देते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं ताकि ये सोल्यूशन की तरफ यानी लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करना बंद कर दे, उस प्रेशर को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर को इससे डिनोट करते हैं, किससे, पाई से हम ऑस्मेटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं, ठीक है। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ऑस्मेटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और ऑस्मेटिक प्रेशर कम होगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगा, ठीक है। एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा हाई कर देंगे तो उसमें जो ऑस्मेटिक प्रेशर होगा उसमें वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा, प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर कम लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब हम इसको रखेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, पाई इक्वल्स टू CRT, जस्ट लाइक देखिए PV इक्वल्स टू NRT हमने पढ़ा था वैसे ही, ठीक है। पाई इक्वल्स टू CRT, ठीक है। यहाँ पे पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, C क्या है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, R क्या है यहाँ पे, ये क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 0.0821 मोल पर, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी क्योंकि न्यूमेरिकल में हम यूज़ करेंगे तो हमें R की वैल्यू पता होनी चाहिए क्या होती है, 0.0821, ठीक है। ये हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है। अब हम इसके पढ़ते थ्री टाइप होते हैं, ठीक है। ये तो जब पाई इक्वल्स टू पाई होता है तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक, ठीक है। जब पाई ग्रेटर देन पाई होता है मतलब हाइपोटोनिक सोल्यूशन उसे बोलते हैं, जब लेस होता है तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं उसको, ठीक है। अब मोस्टली सबसे ज़्यादा जो है वो आइसोटोनिक ही सोल्यूशन बोला जाता है। अगर मान लो क्वेश्चन गिवन हो इन आइसोटोनिक सोल्यूशन, मतलब कि उसके जो ऑस्मेटिक प्रेशर जो गिवन है वो क्या है, वो इक्वल है, दोनों एक ही है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन का। मतलब मान लो ये दो सोल्यूशन गिवन है, ये आइसोटोनिक है, मतलब इसका जो ऑस्मेटिक प्रेशर है इसका जो ऑस्मेटिक प्रेशर वो आपस में इक्वल है, ठीक है। उसको बोलते हैं आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ये था हमारे पास 3 सोल्यूशन। आई होप ये वन शॉट वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ओके।